नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सुस्वागतम आप सभी के स्ट्रगल एकेडमी के परिवार पर। उम्मीद बाटे कि आप अच्छा होई, स्वस्थ होई, मस्त होई। पेट का एग्जाम रहले लिए हम लोगन के दूरी काफी दिन तक भइल रहे, लेकिन उम्मीद बा ई दूरी अब ना रही। तो रउआ लोगन के वेलकम करत बानी एक बार फिर से आप सभी के स्ट्रगल एकेडमी पर। और शुरू करे से पहले उम्मीद बा कि दो चंद शायरी बा, उम्मीद लगी तो सुन लिया, जना समझ में आई तो कोनो बात ना। अर्ज किया है, ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, उसे करीब से देखो तो दूर लगता है। मुझे पता है कि साजिश उसी की है, लेकिन मुझे पता है कि साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो बेकसूर लगता है। तो दोस्त, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड का। मुझे उम्मीद है ये शायरी आपको समझ नहीं आई होगी। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस सेशन के बारे में कुछ बातें कर लें। तो आप सभी को मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित, और इसमें हम लोगों का ये जो वीडियो नंबर 3 है। कौन सा वीडियो नंबर बाबू? तो आप कहेंगे सर वीडियो नंबर 3 है। और क्या है सर? यह एक्सरसाइज 1.3 एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है बाबू। और इसमें हम आपके बताएं कि यहां से एक प्रश्न या दो तो नहीं है कहेंगे, एक प्रश्न एकदम पक्का पक्का कंफर्म है। और आज हम लोग करने वाले हैं परिमेय संख्याओं का, माफ करिएगा, अपरिमेय संख्याओं का खात्मा करने वाले हैं। तो आप इस खात्मा खत्म को जल्दी से मेरे साथ जुड़कर हिस्सा ले लीजिए, ताकि ये बेहतर चीजें हम लोगों को समझ में आए। एक बार मैं कलर वगैरह चूज कर लेता हूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है सर, आप एकदम तैयार हैं? तो हम लोग तैयार हैं, हल्ला बोल। चलिए, ये देखिए सबसे पहला वाली टॉपिक। बाबू भैया हो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो आप बोलेंगे क्या? तो मैं बोलूंगा सर इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या है सर? क्या भैया जरा आप बताएंगे? तो हम तो यही करने के लिए यहाँ आए भी हैं, बताने के लिए। अपरिमेय संख्या क्या है? सबसे पहले मैं आपसे चर्चा कर लूं परिमेय संख्या का। तो आप कहेंगे सर पिछले वीडियो में तो आपने परिमेय संख्या का जिक्र किया था कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें। शुरू हो जाओ बे। क्या बोले थे भैया? भैया बोले थे जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दें, लेकिन ये जो Q है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा भैया, उसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो भैया कहीं आप ये तो नहीं करना चाह रहे हैं कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखें, ऐसा आवश्यक नहीं है। अच्छा भैया, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें ऐसा तो आवश्यक नहीं है, और जिनका हर क्या भैया 0 हो सकता है, जिनका हर 0 हो सकता है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख दे ऐसा भी जरूरी नहीं है, उन्हीं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। उन्हीं का नाम क्या देते हैं भैया? उन्हीं का नाम दे देते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। एक और मर्तबा आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो परिमेय नहीं है वही अपरिमेय है, जो परिमेय नहीं है वही क्या है? अपरिमेय। जैसे मैं अगर परिमेय की कुछ एग्जाम्पल लूं तो मेरे सामने है 5/6, 8/9, और क्या 1.5 भी है परिमेय संख्या, 0/1 भी है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय क्या होगा भैया? अपरिमेय होगा भैया 5/0, 5/0। और क्या होगा भैया? पाई होगा। और क्या होगा? 1.324, ऐसे करके जितनी भी संख्या लिखी रहे, यानी कि अशांत दशमलव, अशांत दशमलव जितने भी होंगे ना वो होंगे अपरिमेय संख्या। यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई? तो आप बोलेंगे हाँ भैया। निष्कर्ष क्या देना चाह रहे हैं आप? तो मेरे लाल, मेरे भाई, निष्कर्ष देना चाहता हूं
वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हीं को अपरिमेय कहते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हीं को क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो क्या लिखेंगे यहां पर जवाब लिखेंगे वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सके ये आवश्यक नहीं है। अगला क्या होगा? वे पूर्णांक हो ये भी आवश्यक नहीं है। वे करनी में हो सकते हैं, वे करनी में हो सकते हैं। वे पूर्णांक हो ये आवश्यक नहीं है, वे करनी में हो सकते हैं। जी भैया? हाँ भैया। और क्या क्या बता सकते हैं? वे करनी के बाहर आए ये भी आवश्यक नहीं है। यानी कि जितनी भी करनी की संख्या होती है जो बाहर नहीं आती है वर्गमूल घनमूल द्वारा, वे सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती हैं। हाँ भैया? इतनी सारी बात? जी बाबू, इतनी सारी बात। एग्जाम्पल देंगे क्या लल्ला? यस सर, एग्जाम्पल देंगे हम। क्या क्या देंगे? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अशांत वाली संख्याएं। कौन सी? अशांत संख्याएं। अशांत संख्या का मतलब जब आप हर से अंश में भाग देते हैं, जब आप हर से अंश में भाग देते हैं तो वो कटता नहीं है, दशमलव लगाने के बाद भी आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। उसे कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत संख्या। जैसे भैया क्या क्या कहना चाहते हैं? जैसे 1.345। अब जरूरी नहीं कि आप भाग दे तो ये सब आता रहे, मेरे समझाने का एक छोटा सा ये बिंदु है, ऐसे आता रहे। और भैया जैसे 20, 200, 2000 ऐसे करके नहीं आता रहता है। 9 में आप पढ़े थे। जी भैया पढ़े थे। इसको भी क्या नाम देंगे? अशांत दशमलव। जैसे ये भैया पाई, पाई तो बहुत बड़ी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय का उदाहरण दे रहे तो लिखेंगे ही नहीं। और भैया क्या क्या देंगे? और देंगे करड़ी में 2, 3, 2/करड़ी में 3 या 2/3। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। और भैया कुछ देना चाहते हैं? इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। 2 प्लस के ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिख दूं बाबू, ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कहा यहां तक माजरा समझ में आयल, बुझाइल कि ना बुझाइल कि अपरिमेय संख्या क्या है? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक हम लोगों को चीजें आ गई भेजे में अपरिमेय संख्या क्या है। तो बाबू अगर यहां तक आ गए तो अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 1 था। आज पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, इसके बाद सवालों का खात्मा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब टॉपिक नंबर 2 की बारी है। अब ये टॉपिक क्या 2 बताना चाह रहा है? हम लोग सीखने वाले हैं इसमें पूर्णांक कॉन्सेप्ट। पहले उसके पहले सह अभाज्य संख्या समझिए। क्या भैया? सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे लाल? मैं आपको बताऊं ये सह अभाज्य संख्या के बारे में, तो सबसे पहले यही कह दूंगा वे संख्याएं, कलर तो चेंज कर लो भैया। डिजिटल बोर्ड का मतलब ही क्या है जब आप कई कलर से न लिखें।
तो भैया ये आपकी अरमानों में पूरा कर देता हूं। ये वाला, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये वाला लिख लेता हूं। ये भी मेरे को तो रेड अच्छा ही नहीं लगता, बैगनी ठीक। कौन सा चेंज हो गया हो, दिखेगा उसमें। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें और सरल अथवा काटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, वे संख्याएं जिन्हें और काटा नहीं जा सकता, उसका क्या मतलब है। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए सर, कुछ प्यारे प्यारे क्यूट से एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूं देखिए 10/12 रख लूं यहाँ पे, ठीक है। आप बोलेंगे जी भैया, मैं कह रहा हूं इसे काटिए, तो आप काटेंगे 2×5=10, 2×6=12, यानी ये सर 5/6 आएगा। क्या आप इसे और काट सकते हैं, और क्या इसे आप छोटा कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं भैया 2, 5, 6, 6 तो 2 के पाड़ा में आता है, 5, 5 के पाड़ा में आता है, नहीं भैया इसे और काट के छोटा नहीं किया जा सकता है। तो मेरे छोटे भाई, इसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, इसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अच्छा और एग्जाम्पल दीजिए भैया, जैसे मैं कह लूं 11/17, क्या इसे और काटा जा सकता है। जी भैया काटा जा सकता है। तो अगर इसे काटा नहीं जा सकता है तो ये हमारा कहलाएगा सह अभाज्य संख्या। तो जिसे और नहीं काटा जा सकता है उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अगर मैं इसे कह दूं 40/30, आप इसे देखिए तो आप कहेंगे जी भैया इसे तो काटा जा सकता है, ढेरों नंबरों से काटा जा सकता है। सबसे आसान होगा कि इसे 10 से काटिए, 10 चौके 40 और 10 तिया 30, यानी भैया यहाँ पे आएगा 4/3। ये क्या लग जाता है वो 4/3। अब इसे नहीं काटा जा सकता और छोटा नहीं किया जा सकता, इसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या, इसी का नाम होगा सह अभाज्य संख्या। क्या बाबू यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आई। तो मेरे छोटे भाई, मेरे छोटी बहन, ध्यान से देखिएगा आगे वाले कॉन्सेप्ट। इसकी एक परिभाषा और बनती है, अगर मैं उस परिभाषा को लिख दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो आप बोलेंगे भैया हम क्यों बुरा मानेंगे, हमें तो ये सीखने को मिलेगा, हम क्यों ही बुरा माने, ये तो हमें सीखने को मिलेगा। एक और परिभाषा, वे संख्याएं जिनका मौसा सिर्फ और सिर्फ, बाबू लोग एक बात याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मत लिखिएगा, ये विदेशी शब्द हैं। तो भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे केवल और केवल। क्या लिखेंगे बाबू, केवल और केवल, लिखेंगे केवल और केवल। वे संख्याएं जिनका मौसा केवल और केवल एक हो, उन्हीं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका मौसा केवल और केवल एक हो, उनका नाम होता है अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल देंगे भैया, हाँ हाँ क्यों नहीं देंगे एग्जाम्पल, आखिर मैं एग्जाम्पल ले कहां जाऊंगा। जैसे मैं कह दूं बाबू
3 और 5 का मौसक क्या होगा? तो आप बोलेंगे 3 और 5 का मौसक दुनिया जानता है कि 3 गुना में 1 ऐसे लिखेंगे 3 का, 5 को लिखेंगे 5 गुना में 1। भैया 3 और 5 का केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 1। तो यही तो आएगा मौसक। अगर मौसक 1 आता है तो ये 3 और 5 कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। जिनका मौसक केवल 1 आता हो वे कहलाती हैं सह अभाज्य संख्या। यहां तक माइंड में गुजी मेरी बात? अगर यहां तक माइंड में गुजी है मेरे लल्ला छोटे भाई बहने, तो हम लोग आगे चलते हैं। वे संख्याएं जिनका मौसक 1 हो उनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वे संख्या जिन्हें काटकर और छोटा नहीं किया जा सकता है उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यहां तक चीजें समझ में आई? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक चीजें समझ में आई। टॉपिक 1 क्या था बाबू? तो आप बोलेंगे सर टॉपिक 1 जो था, अबे बदल बे कुछ तो इस पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? जब इस पे कीड़े वगैरह चढ़ जाते हैं ना तो ये थोड़ा सा हैंग करने लगता है। कहाँ है वो कीड़ा? जिंदगी में है बहुत पीड़ा, और कहाँ गया वो कीड़ा? चलिए, तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि टॉपिक 1 में हम लोग पढ़े हैं अपरिमेय संख्या, टॉपिक 2 में हम लोग पढ़े हैं सह अभाज्य संख्या, और टॉपिक 3 क्या है भैया बताएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बताएंगे। आइए मैं टॉपिक 3 की बात करता हूं। ये जो टॉपिक 3 है ये भी बड़ी मजेदार है। पूर्णांक क्या होते हैं जरा इसकी हम लोग चर्चा कर लें। तो आप बोलेंगे भैया इसके पहले वाले में नहीं चर्चा हुआ था लेकिन थोड़ी सी इसकी कमी रह गई थी। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है भैया? देखो -1, अच्छा -1 तो नहीं, इसको मैं ऐसे बताता हूं। पहले एक संख्या रेखा बनाता हूं। देखिए ये एक संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, इस पे ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -3 और ये डॉट डॉट ढेर सारे। तो भैया इधर तो प्लस का होता है, क्या ही मजाक करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं आप। इधर -1, इधर -2, इधर -3। आपको बता दूं लेफ्ट की तरफ माइनस होता है, राइट की तरफ प्लस होता है और बीच में 0 होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाता है भैया? तो मैं आपको बता दूं 0 समेत ऋणात्मक की संख्याएं वो धनात्मक की संख्याओं के समूह को हम नाम दे देते हैं बाबू पूर्णांक संख्या। यदि गिनती में, यदि काउंटिंग में 0 ऋणात्मक और धनात्मक की संख्याओं का समूह मिल जाए उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। यहां तक बात समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल में क्या होगा? 0 + 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी और -1 -2 -3 डॉट 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 इंफिनिटी। इनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया पूर्णांक संख्या का। तो क्या लिखेंगे? तो परिभाषा तो यहां से क्लियर है, एक बार मैं लिख देता हूं। वे संख्याएं जिनके समूह में 0 समेत धनात्मक संख्याएं व ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आई आप लोगों को? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बातें समझ में आई। अब कॉन्सेप्ट क्या सिखाने वाले हैं भैया वो जरा बात को समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट जो है ना
थोड़े सा इंपॉर्टेंट, थोड़े सा नहीं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। एक मैं लेने वाला हूं, यहां तो है ही नहीं, सिर्फ लेने वाला हूं एक, कहां गया हो नंबर लाइन। चलिए ये सब हटाते हैं, फालतू का है। हटो, तुम भाग जाओ, मैं ऐसे ही ले लेता हूं। इतना प्यारा तो मैं खींच दिया हूं। चलिए बात करते हैं पूर्णांक तथ्यों की। पहला बात यहां से समझिएगा, यदि मैं दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ दूं तो क्या होगा। अगर मैं प्लस के 3 और प्लस के 5 को जोड़ूं तो यहां पे प्लस का 8 आएगा, और 8 भी एक क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ने के बाद एक पूर्णांक संख्या मिलती है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप बोलेंगे जी भैया, और क्या कह रहे हैं, एक पूर्णांक ऐसा ले लूं और एक ऐसा ले लूं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो क्या होगा, यहां पर +2 मिलेगा, और +2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। जी भैया, +2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। यहां पे देखिए ना सर, +2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। यहां तक समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए आगे चलिए, यहाँ पे दिख रहा है ना +2 एक पूर्णांक है, तो आप बोलेंगे जी भैया हमको यहाँ पे दिख रहा है। आगे अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं, यहां पे प्लस का 5 ले लूं, यहां पर माइनस के 3 ले लूं, या मैं ऐसा करता हूं, यहां पे प्लस का 3 लूं, प्लस यहां पर माइनस का 5 लूं, तो यहां पर क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो माइनस का 2 आंसर आएगा, और ये एक निकल के आएगा पूर्णांक। क्या निकल के आएगा भैया, तो ये निकल के आएगा पूर्णांक। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं, प्लस के 3 लूं गुना में माइनस के 5 लूं, तो ये जो हल होके आएगा वो हल होके आएगा माइनस के 15, और माइनस हो या प्लस हो, ये तो सर एक पूर्णांक है, आप पिछले 10 मिनट से बता रहे हैं। आगे मैं कह लूं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 3 में 5 से भाग दूं तो भाग तो जाएगी नहीं, और जाएगी भी तो 0.6 आएगा। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, 0 हो उसमें, हाँ भैया, उसमें धनात्मक हो, हाँ भैया, उसमें ऋणात्मक हो, हाँ भैया, लेकिन ऐसा हम लोग पढ़े हैं क्या कि उसमें दशमलव हो। तो आप बोलेंगे नहीं भैया, आपने तो एक बार भी ऐसा नहीं बताया कि उसमें दशमलव होना चाहिए। तो मेरे लाल, मैं चीख चीख के यही बताना चाह रहा हूं कि अगर दो पूर्णांकों को आपस में भाग दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक मिल ही जाए। क्या मिल सकती है, परिमेय भी संख्या मिल सकती है। यहां तक बातें समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे भैया थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा और बताएंगे क्या। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बताएंगे, अगले स्लाइड पे हम आएंगे। क्या बताएंगे भैया, अगर मैं 15 में 10 से भाग दूं, अगर मैं 15 में 5 से भाग दूं, ये भी पूर्णांक है जी भैया, ये भी पूर्णांक है जी भैया, ये भी पूर्णांक है। अगर मैं इसमें बाबू भाग दूं तो ये आएगा 3, और 3 क्या है, एक पूर्णांक है। यानी कि जब मैं 15 में 5 से भाग दिया हूं तो एक बार पूर्णांक आया है। चलो आगे बताओ भैया, ये पूर्णांक है जी भैया, ये भी पूर्णांक है जी भैया, जी भैया, ये दोनों पूर्णांक है। लेकिन मैं 10 से 15 में भाग दूंगा तो 1.5 आएगा, अथवा मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, 5 तिया में 15 और 5 दूनी में 10, यानी कि मैं इसे लिख देता हूं 3/5। अच्छा 3/2 आएगा, माफी चाहता हूं, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है मेरा।
तो इसको मैं लिखूंगा 3/2। भैया ये तो परिमेय संख्या आ गई भैया, क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। तो कॉमन जस्ट समझने का प्रयास करो। क्या समझने का प्रयास करो? समझने का प्रयास ये करो कि यदि मैं पूर्णांक से पूर्णांक में भाग दूं तो जरूरी ये नहीं है कि वह पूर्णांक ही निकल कर आएगा, वह परिमेय भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे एक पूर्णांक मिलेगा, दो पूर्णांकों को आपस में घटाएंगे एक पूर्णांक मिलेगा, दो पूर्णांकों को आपस में गुणा करेंगे तो भी एक पूर्णांक मिलेगा, लेकिन दो पूर्णांकों को आपस में यदि आप भाग देते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि वहां पूर्णांक ही मिले, वहां परिमेय संख्या भी मिल सकता है। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो आगे हम लोग चले। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? चलिए बाबू आगे हम लोग जरा सा समझते हैं अगली बात। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? लीजिए सवाल आ गया। अब सवाल आ गया भैया तो सवाल समझाए नहीं, हमें करना क्या है? तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलो इरेजर महाराज आप प्रकट हो, हाजिर हो। इरेजर महाराज आ ही गए। अरे आ जाना, तुम्हारी तनख्वाह मैं काट लूंगा। अच्छा दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये कोई संख्या है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो भैया क्या हुआ? सपोज करिए बाबू कि ये एक लड़का है, ठीक है, ये कटघरे में खड़ा है, यहां जज साहब बैठे हैं, जी बैठे हैं, इनका बाल वाल बना दो। यहां पे ढेर वकील है, वकील को ये बताना है, वकील को क्या बताना है जरा समझिए। ये जो वकील है इसे ये प्रूफ करना है कि ये जो लड़का है वो चोर है। और जज साहब अपना जजमेंट कब देंगे? जब कई कारणों से पता चल जाएगा कि यह एक चोर है। कोई ऐसा साक्ष्य, एक ऐसा गवाह या एक कोई तो मिलना चाहिए जिससे प्रूफ हो जाए कि ये चोर है। तो मैं या वकील साहब क्या करेंगे? कहेंगे देखिए भैया, कलुआ का गर्लफ्रेंड कुछ दी थी कलुआ को, और ये कलुआ के घर से क्या हो गया? चोरी हो गया, मतलब गुम हो गया। संयोग से जब उसे ढूंढा कलुआ ने तो वो मिला इस छोटुआ के पास, यानी इस चोर के पास। चोर तो मैं भी कह नहीं सकता, ये जो भी फलाना व्यक्ति हो इसके पास मिला। अच्छा आगे अगला, निरहुआ का एक बहुत कीमती घड़ी थी और कीमती घड़ी 2 दिन से मिल नहीं रही थी। निरहुआ सोचा वो घड़ी कहाँ है, वो घड़ी कहाँ है, वो घड़ी कहाँ है। ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा और वो घड़ी मिली इस छोटुआ के पास। अच्छा यहां तक समझ में आ गया, रिकॉर्डेड बंदा है। आगे, गुलाबी नाम की एक महिला है, उसका गहना चोरी हो गया और ये गहना ढूंढने के बाद कई वर्षों के बाद ये मिला इस छोटुआ के पास। यानी इधर जो भी गायब हो रहा है उस गांव में सारा का सारा इसके पास मिल रहा है। इससे ये बात प्रूव्ड होती है कि यह लड़का चोर है। मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, आप क्या कहना चाहते हैं? तो जज साहब बोलेंगे कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि यह छोटुआ चोर है। यहां तक बात समझ में आ गई? सेम प्रोसेस बाबू हमें करना है परिमेय संख्या में, कि कई ऐसे कारण प्रस्तुत करने हैं जो कारण ये बता दे कि यह लड़का चोर है या ये संख्या परिमेय संख्या है। एक ऐसा कारण देना है जिससे प्रूफ हो जाए कि ये चीज क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं बात को? तो आप बोलेंगे जी भैया हम लोग यहां तक समझ पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए उस बात को हम थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं।
अटबे ये सब क्या हो गया? अबे ये सब क्या हो रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता रहता है इसमें। चलिए अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं, वो बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमें संख्या सवाल कितने प्रकार के मिलेंगे, तो ये सवाल हमें मिलेंगे तीन प्रकार के। तीन प्रकार के सवाल मिलेंगे। फर्स्ट टाइप सवाल क्या होगा? फर्स्ट टाइप होगा सिंबल, जैसे कहेगा 2, 3, 5, 7, 11। सिद्ध कीजिए कि ये सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या। अगला सवाल क्या मिल सकता है? 1/√7, 1/√5, 1/√3 या 2√2 या 2√3, ऐसे करके हमें सवाल मिल सकते हैं। दो टाइप हो गए। आप बोलेंगे जी भैया 2 टाइप तो हो गए। अब तीसरा टाइप क्या है ये जरा समझिएगा। तीसरा टाइप ऐसे मिलेगा, √3 प्लस के 2 या √3 माइनस के 2 या √5 माइनस के 3 या √6 माइनस के 4, या जोड़ घटा सकता है, ऐसा हमें सवाल देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और ये थर्ड टाइप, तीनों को आपको देखकर ये आभास होगा भैया हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है। तो बाबू हम लोग एकदम तैयार है इस क्वेश्चन के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए यदि हम एकदम तैयार हैं तो कुछ मैं आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें बताता हूं, वो बातें समझ लीजिएगा, तब तो हम आगे पढ़ने के लिए एकदम तैयार है। क्या बातें होंगी वो जरा भैया बताइए हम लोगों को। तो आइए बाबू वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। वो बातें कौन सी? हमें एक प्रमेय की चर्चा करनी होगी। वो प्रमेय क्या है भैया उसकी जरा चर्चा कर दीजिए। हमें एक प्रमेय सीखना है। क्या? मान लीजिए ए और पी एक सहअभाज्य पूर्णांक है। मान लीजिए कि ए और पी एक सहभाज्य पूर्णांक है जहां ए का स्क्वायर पी से विभाज्य है। तो ए पी से विभाजित होगा। ए पी से क्या होगा? विभाजित होगा। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो बाबू हम कल ई चाह रहा हूं कि देखा अगर ए के स्क्वायर में पी भाग देता और कट जा रहा है तो इस बात की 100% गारंटी बा कि ए में पी से भाग देवे के तो ओ भी कट जाए के चाहिए। यहां तक बुझाइल? अगर ए का स्क्वायर पी से कट जा रहा है तो वो ए भी पी से कट जाना चाहिए। भैया तू कल का चाहत हुआ जरा हमके समझीबा। हाँ हाँ कहे ना एग्जाम्पल ला बाबू भाई। अगर 10 का स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100। कितना गया? 100। अब इस 100 में भैया 5 से भाग दें। ठीक बा। तो 5 दुना के 10 यानी कि 20 बार में कट जाए। तो ये जवन 10 बा उहो 5 से कटे के चाहिए। 5 दुना के 10। ये तो हम समझावल चाहत थी कि अगर कोनो का स्क्वायर उस संख्या से कटत बा तो उस संख्या भी उससे कट जाएगी। जैसे 10 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो ये 10 भी 5 से कट जाएगा। भैया एक और एग्जांपल, एक बस प्लीज एक ठो। तो हम कह हाँ बाबू ये एकदम गर्मा गर्म एग्जांपल तैयार है।
अगर मैं कह रहा हूं 4 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा, तो 4 चौके 16/2 कट के आ गई 8। तो ये जवन 4 बाना इहो तक कट जाई 2 से, कटल कि ना कटल? तो बोलबा हाँ भैया एकदम कटल, ये बात हमरे खोपड़ी में डट गई। यहां तक चीजें समझ में आई? तो कहा लोग हाँ भैया यहां तक तो पक्का समझ में आवता है। तो प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पूर्णांक है उसी का कॉन्सेप्ट लगाना है, यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों में लगाना है। अब थोड़ा सा एक बार सवालों का रिव्यू दे दीजिए भैया। जो करड़ी में 3 या 4 या 5 या 7 यहां से 100% एग्जाम में आने वाले हैं, ये बात की गारंटी। और एक सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये वाला, इनमें से भी सवाल बनते हैं कई बार एग्जाम में। जी भैया बनते हैं। तो ये जो है ये एकदम आसान टॉपिक है, एक पेज में होने वाले टॉपिक हैं। ये थोड़े से मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इन्हें हम आसान बनाएंगे। तो आप मेरे साथ एकदम तैयार है? तो आप बोलेंगे जी भैया हम एकदम तैयार हैं। एक छोटा सा हम लोग सवाल लेके शुरू करते हैं। ये सवाल हम लोगों का रहेगा आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा भैया सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो आप हमारे साथ साथ चलते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखेंगे? तो भैया सबसे पहले लिखेंगे हल। हाँ भैया हल भी लिखना होता है, हाँ भैया एकदम लिखना होता है। और लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए अगर मान गया तब तो हमारा जितने भी अरमान है सारे पूरे होंगे, मनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलिए मान लिए। अगर भैया एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूं? हाँ भैया। और जहां तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम जाओ जहां हमें पाओगी वहां। तो जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है। यहां तक बात समझ में आ गया? और इसका जो Q है वो 0 के बराबर भी नहीं है। अब एक बात बताइए भैया, रफ कार्य में समझिए कि यदि ये रफ कार्य है, यदि PQ एक सह अभाज्य है, क्या भैया? अगर PQ एक सह अभाज्य संख्या है तब इसका HCF एक होना चाहिए। अगर इसका HCF एक है तब तो हम मानेंगे कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर HCF एक से ज्यादा आया तो ये बात झूठ हो जाएगी कि ये परिमेय है। तब भैया तब इसे अपरिमेय होना पड़ेगा। ये चोर है लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये चोर नहीं है, इसे अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये नहीं मानेगा तो मजबूरन हमें इसे चोर साबित करना पड़ जाएगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई? तो आप बोलेंगे जी भैया। अब शुरू करते हैं लीला। लीला क्या भैया? यहां से शुरू करते हैं। अब √2 बराबर PQ/ये एक वाली बात तो आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है। 2 वाली भी आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। लिख देंगे तो एग्जामिनर घरे तक नंबर देगा। हाँ, ये Q को इधर भेजिए भैया। √2 और Q डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बराबर के P²। अरे P² कहा भैया? बराबर के P। अब क्या होगा भैया? अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अब दोनों पक्षों का जैसे हम लोग करेंगे वर्ग, तो √2 और क्या क्यू स्क्वायर बराबर के पी स्क्वायर। रूट का स्क्वायर का मतलब ऐसे, और ये इससे बर्बाद हो जाता है, 2 आता है, तो यहां पे आएगा 2 और क्यू का भी स्क्वायर होगा और इधर आएगा पी स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक समझ में आया। आगे भैया क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे हम लोग। अगर मैं क्यू स्क्वायर का मान निकालूं तो आएगा पी स्क्वायर बटे 2। क्यू स्क्वायर बराबर, तो ये इंटू में है, अब ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा भैया, जाहिर सी बात है। तो आप बोलेंगे जी भैया ठीक है, यहां तक मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। इस रिश्ते का नाम मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। यहां तक बात समझ में आ गया? हाँ भैया यहां तक तो समझ में आ गया। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो हम लोग देर न करते हैं और आगे समझते हैं। ये दिख रहा है? ठीक है, ये विजुअल तो है। अब मैं व्हाइट लेता हूं। समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि Q एक पूर्णांक संख्या है, Q एक पूर्णांक संख्या है। ये देखिए लिखना पड़ेगा तभी बहुत मजा आएगा, और आप एक बार सीख लीजिए, दोबारा आप जब लगाएंगे ना इतना आसान हो जाएगा कि कहिए मत। इसलिए क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अगर हम लोग अभी बच्चे हैं, भाई है, तो कहिए पापा बनेंगे, क्या ये बात की गारंटी है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं भी, है कि नहीं हो? अगर Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगी। और सुनिए, चूंकि चूंकि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, Q स्क्वायर नहीं सर, गंदी बात कर रहे हैं सर, P स्क्वायर न है। कब कब हो जाता है, चूंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो ये P भी 2 से भाज्य होगा। अभी शुरू शुरू में ही बताया हूं, आप कहेंगे जी भैया ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य होगा। क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप बोलेंगे जी भैया हम यहां तक समझ में आ रही है। अगर आपको यहां तक समझ में आ रही है तो मैं अगले स्लाइड पे बढ़ जाता हूं, ठीक बा? तो आप बोलेंगे जी भैया बढ़ जाइए। अब एक बात यहां से आपको जाननी है मेरे लाल। अबे तुमको क्या हो गया? यहां से एक बात आपको जाननी है, क्या? माना, मनाना भी तो पड़ेगा। माना, चैट करते रहिएगा आप लोग अपने में, लेकिन मुझे भी रिप्लाई देते रहिएगा। माना मैं P में 2 से भाग दे रहा हूं तो K1 आ रहा है। अरे भाई अगर मैं भाग दूंगा P में 2 से तो कुछ आएगा, और ये जो कुछ आ रहा है मैं इसे K1 मान रहा हूं, और ये मान ले रहा हूं कि K1 एक पूर्णांक संख्या है। K1 एक पूर्णांक संख्या है। सारा खेल पूर्णांक पर ही चल रहा है मेरे भाई। तो आप कहेंगे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो P बराबर क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 2K1 आएगा P बराबर। अच्छा भैया इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक बा? आप बोलेंगे जी भैया एकदम ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मानने के लिए एकदम तैयार है।
अरे मीटर कहे नहीं है बे। चलो इसे हम समीकरण 2 मानने के लिए एकदम तैयार हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप बोलेंगे जी भे यहां तक समझ में आ गया होगा। अगली लाइन मैं लिखने वाला हूं और आपको बेहद पसंद आएगी। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, अब समीकरण 2 कहां है भैया, तो आप बोलेंगे भैया समीकरण 2 तो यहां है। कहां गया समीकरण 2, यहां है। देखिए समीकरण 2 2 2 2 2 2 2 2 समीकरण 1 यहां है, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2, इसी में हम लोगों को मान रखना भी है। यहां तक बात समझ में आ गई? बाबू चेक करिए लाइट कट गई क्या? कट गई। चलिए यहां तक चीजें समझ में आ गई आपको, तो हम बोलेंगे जी भाई यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। तो अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई तो थोड़ी सी और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए चूंकि क्यू स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर बटे के 2, तो क्यू स्क्वायर रहने दीजिए। यहां पे हमें लिखना है, क्या लिखना है भैया, तो हमें पी के स्थान पे लिखना है, हमें पी के स्थान पे लिखना है 2k1, तो यहां पे लिखेंगे 2k1 का स्क्वायर बटे में क्या भैया 2। ठीक है, क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने देंगे भैया, और यहां पे हो जाएगा 4k1 का स्क्वायर बटे में 2। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ये 4 कटेगा भाई, 2 आएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर जो मिलेगा मेरे लाल, वो मिल जाएगा क्या 2k1 का 2k1 का स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है 2k1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे जी भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर मैं बोलूं मुझे k1 का मान चाहिए तो क्या होगा, तो k1 का मान आएगा क्यू स्क्वायर बटे 2, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसे मैं मानूंगा समीकरण नंबर 3। तो आप बोलेंगे हाँ भैया इसे समीकरण 3 मान ले, हम बोलेंगे हाँ मेरे लाल इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अगर आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लिए भैया, तो आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा सा देखते जाइए, लास्ट में बहुत मजा आने वाला है आप सभी को। नहीं मजा आएगा पैसा वापस, इस बात की 100% की गारंटी। अच्छा भैया अब यहां से क्या होगा, तो यहां से होने वाला है मेरे लाल, जरा इस लाइन को समझिएगा। लाइन कहना क्या चाह रही है, लाइन कहना चाह रही है, थोड़ा सा समझेंगे। k1 एक पूर्णांक है, ध्यान सुनिएगा, यहां स्क्वायर, k1 एक पूर्णांक है। ये वाली बात कहां लिखे हैं भैया कि k1 एक पूर्णांक है, तो बाबू लग रहा है आप देखे नहीं। k1 एक पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा भैया, तो k2, तो इसका स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। हाँ भैया यहां तक तो बात समझ में आया। और आप कहेंगे देखिए भैया अगर के स्क्वायर 2 से कट रहा है, के स्क्वायर 2 से विभाज्य है या भाज्य है, अगर के स्क्वायर 2 से भाज्य है भैया, तो ये क्यू भी 2 से भाज्य होगा, विभाज्य होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी भाई यहां तक समझ में आ गई। देखिए थोड़ा सा लाल मेरे साथ कोशिश करिए, मजा आने वाला है, मजा आने वाला। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए भाई
एक बार और मानिए, मानने में क्या जाता है? मानने में ये जाता है, ये ससुरा किरौनन है, इसकी जिंदगी में कीड़ा कर दूंगा किसी दिन। माना, जब एकदम परेशान कर देता है जी। माना कि इस क्यू में 2 से भाग देने पर, इस क्यू में मैं जब 2 से भाग दे रहा हूं तो Q2 आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गया? और ये जो Q2 है एक पूर्णांक संख्या है। हाँ भैया, यहां तक भी बात समझ में आ गई, एक पूर्णांक संख्या है भैया, यहां तक समझ में आ गया। तो क्यू बराबर, यह इंटू डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो Q बराबर मिलेगा K इंटू 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2K2। और ये मेरे लिए और आपके लिए समीकरण 4 का काम करेगा। बस 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 आंसर आने वाला है, ये हमारे लिए और आपके लिए समीकरण 4 का काम करेगा। अब मेन बात पे हम लोग आने वाले हैं, जिस बात की हमें इंतजार थी। लिखेंगे समीकरण 2 व 4 की तुलना से। समीकरण 2 व 4 की तुलना में क्या है? तो समीकरण 2 क्या है उसको सुनिए। समीकरण 1 है P बराबर 2K1। समीकरण 2 है Q बराबर 2K2। अब बाबू समीकरण 1 व 2 को देखकर आपको कुछ कुछ हो रहा है। समीकरण 2 और 1 को देखकर यदि आपको कुछ कुछ नहीं हो रहा है तो मैं बता दूं, मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको बताया था मौसा हमेशा कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे भैया 1 आना चाहिए। यहां पर देखिए मौसा कितना आ रहा है, तो भैया आप बोलेंगे यहां पर मौसा 2 आ रहा है, और मेरे लाल मौसा आना चाहिए 1। HCF इसका है 2, लेकिन होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन 1 तो है नहीं। अब 1 नहीं है तो मामला सेठ है। क्या सेठ है? अतः निष्कर्ष लिखेंगे, अतः समीकरण 2 व 4 से यह स्पष्ट है कि, समीकरण 2 व 4 से यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ। यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो बताइए। उभयनिष्ठ गुणनफल 2 है, उभयनिष्ठ गुणनफल 2 है, जबकि 1 होना चाहिए। होना कितना चाहिए? 1 है कितना? 2। यहां तक बातें समझ में आ रही है? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक तो बातें समझ में आ रही हैं। अतः अगर 2 हो गया, अतः PQ 1, PQ 1 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं नहीं है। अगर 1 आता तो ये सहभाज्य संख्या रहती, 1 नहीं है अतः यह सहभाज्य संख्या नहीं है। और सह अभाज्य संख्या नहीं है तो जो ऊपर मैं कल्पना किया था करड़ी में 2 का परिमेय होने के साथ, वो मेरी कल्पना गलत है, जो कि मेरी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो कि मेरी पूर्व कल्पना का
विरोधाभास है मेरी, ये भाषा लिखा गया, भाष समझिएगा, मेरी यह अवधारणा गलत है, अतः करड़ी में दो एक परिमेय नहीं है। अतः है क्या? अतः करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, क्या हो रहा है? अपरिमेय कहीं कीड़ा आक्रमण बोल दिया। अपरिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ में आ गई? ये जो इतना बड़ा मैं लिख रहा हूं, इससे आप घबराइएगा मत, ये आपको याद हो जाएंगे तुरंत, इस बात की मेरी गारंटी है। दूसरे सवाल में यहां तक चीजें समझ में आई तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक तो बिल्कुल चीजें समझ में आ गई हैं। अतः जज साहब की अब बारी आ गई फैसला सुनाने का। यह फैसला होगा कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है और आप जीत चुके हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या किया हूं जरा इस पे फोकस डालेंगे। तो सवाल शुरू यहां से हुआ था। आइए, कह रहा था रूट दो एक अपरिमेय संख्या। जी भैया, तो माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, रूट दो पी क्यू के बराबर होगा, जहां पी क्यू एक पूर्णांक है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। यदि पी क्यू एक सहभाज्य है तो इसका एचसीएफ एक आना चाहिए। हाँ भैया, अब रूट दो पी क्यू के बराबर होगा तो इस हर को हम डिवाइड में है तो उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू के साथ, तो रूट क्यू बराबर हो जाएगा पी। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों के वर्ग से हमें मिलेगा रूट जो है वो दो में बदल जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा और इधर पी स्क्वायर। अब मैं क्यू का मान निकालूंगा तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे दो। क्यू एक पूर्णांक संख्या है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। निष्कर्ष जो मैं आपको प्रमेय पढ़ाया था वो बताया था, यदि पी स्क्वायर में दो से भाग जा रहा है तो पी में भी दो से भाग जाएगा। जी भैया, यहां तक तो समझ में आ गया। आगे अब मैं मान ले रहा हूं कि पी में दो से भाग देने पर के आता है और के एक पूर्णांक है, तो दो जो ये आपको दिख रहा है डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां पे पी बराबर निकल के आएगा 2k। तो समीकरण एक में दो से मान रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, ये समीकरण एक है और इसमें मैं मान रख रहा हूं यहां p के जगह पर 2k, तो p के जगह पर लिखेंगे 2k तो 2k 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बाबू 4 होता है और k का स्क्वायर k होगा, दो से काटेंगे तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2k1 का स्क्वायर। अच्छा, k1 का स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब निष्कर्ष क्या है कि k1 एक पूर्णांक है तो k स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। जी भैया, k स्क्वायर यदि दो से विभाज्य है तो k भी, क्यू स्क्वायर दो से विभाज्य है तो क्यू भी दो से विभाज्य होगा। जी भैया, आगे मान लेंगे कि क्यू में दो से भाग देने पर k2 आ रहा है और k2 एक पूर्णांक संख्या है, तब q बराबर निकल जाएगा 2k2 और इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे। समीकरण 2 और 4 की जब तुलना किए हैं तो p बराबर 2k1 q बराबर 2k2, तो इसमें जो मौसा आया है वो 2 आना चाहिए, कितना? एक नहीं आया। अतः समीकरण 2 और 4 से यह स्पष्ट है कि PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जबकि होना 1 चाहिए। अतः PQ एक अभाज्य संख्याएं नहीं है, और जब ये अभाज्य संख्या नहीं है
तो मेरी जो ऊपर पूर्व कल्पना थी उसका ये विरोधाभास करती, उसका ये विरोध करती है, अतः मेरी मानी गई अवधारणा गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक आपको समझ में आई तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक समझ में आई। तो बाबू लोग अगर आपको यहां तक समझ में आई तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप उसको घर पे ट्राई करिएगा। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, और सेम पैटर्न पे रखिएगा। केवल 2 जो हम लगा रहे थे वहां पे 3 और 5 और 7 आएंगे, बाकी सब के सब वही रहेंगे, और सब के सब वही रहेंगे। प्रेम से करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और इसकी जो एक्सरसाइज बाकी रह गई है मेरे दोस्त, उस बाकी को हम लोग वीडियो नंबर 4 में करेंगे। ये था आज का वीडियो नंबर 3। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए स्ट्रगल एकेडमी, अपना परिवार। जय हिंद।